अब स्टेप 2 से अगर मेरे को 20 तक जाना है देन चिराग इज द राइट पर्सन फॉर मी। तो पीपल पे फॉर प्रोग्रेस, एविडेंस। तो 10,000 से 1,50,000 फॉलोअर्स हमारे सिर्फ 60 डेज के अंदर हुए हैं। वंडरफुल। अगर मैं कोच नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही कर रहा होता। आई लव बिल्डिंग थिंग्स। एवरीवन हु वांट टू स्केल और ग्रो देयर बिजनेस, मैं एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से हूँ। यू कैन कंसल्ट और टॉक टू चिराग, ही इज़ फैंटास्टिक। मतलब एक कंसल्टेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है तुषारिका शर्मा और मैं को फाउंडर हूँ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन की। और मैं आज फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल की सीरीज़ में। आज हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के शख्स हैं जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, एक बिजनेस कोच हैं और एक वंडरफुल पर्सन हैं। इनके साथ जब मैं बैठी, मैंने बात की पहली बार, तो मुझे महसूस हुआ कि इतनी छोटी उम्र में भी कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। और आई एम 100% श्योर आज जो लोग इस पॉडकास्ट को, इस सेशन को, इन 25 मिनट को इन्वेस्ट करेंगे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो हम स्वागत करना चाहेंगे चिराग छाबड़ा जी का। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दी फॉर इनवाइटिंग मी। 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल। एंड हम 100% श्योर आपके साथ बैठ के बात करने के लिए मुझे 25 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन 25 मिनट में हम वो सारे ग्लिम्स शेयर कर पाएँ जो ड्यूरिंग दिस जर्नी जब हमने बुक पे काम किया तो हमें जानने के लिए मिले। सारे सीक्रेट्स हम प्रोवाइड करेंगे व्यूअर्स को। यस, एंड स्पेशली ऑल दोज पीपल हु आर इनटू बिजनेस एंड आर ट्राइंग टू बी इन कोचिंग बिजनेस, या जो किसी कोच से मेंटोरिंग ले रहे हैं। आई थिंक ये सेशन उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है फॉर श्योर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेट्स स्टार्ट। सो चिराग, सबसे पहला सवाल मेरा क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने 16 साल की उम्र में पहला बिजनेस किया, राइट? एंड देन जब आप 18 साल के थे, यू शिफ्टेड योर बिजनेस एंड यू बिकेम अ कोच। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका फर्स्ट बिजनेस क्या था एंड व्हाई यू शिफ्टेड टू कोचिंग इंडस्ट्री। आपने कोचिंग इंडस्ट्री क्यों चूज़ किया? टेक्निकली मैंने 13 ईयर्स की एज में ही स्टार्ट कर दिया था बिजनेस कुछ ना कुछ। तो वो क्या था, मैंने अपने कज़न ब्रदर से सीखा था कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होती है लैपटॉप्स में एंड ऑल। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और समथिंग। मैं बस क्यूरियस था कि किसी ने तरीके से लाइक ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करी है, ये सब मेरे को सीखना है। सो 13 ईयर्स की एज में मैंने सीख लिया विंडो XP 7 पहले आती थी, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड मैंने क्या किया, साइबर कैफ़ेज़ के बाहर खड़ा होकर जो वहाँ कस्टमर्स आते थे विंडोज़ इंस्टॉल करवाने, मैं उन्हें बोलता था अंदर 250 में होगी, मैं 100 में करूँगा आपकी। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज क्यूरियस। मुझे शुरू से ही था कि कुछ अलग करना है, क्योंकि मैं काइंड ऑफ एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से भी बिलो एवरेज आप कह सकते हो स्कूल टाइम में। तो मेरे माइंड में था कुछ अलग करना है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, विंडोज़, ये सब में मेरा इंटरेस्ट था, गेम्स एंड ऑल। तो वहीं से ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी। देन 16 ईयर्स की एज में मैंने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम अपनी जर्नी स्टार्ट करी। US की एक एफिलिएट कंपनी थी, ओके। उसी के अंदर मैंने एज एन एफिलिएट वर्क करना स्टार्ट किया। तो बहुत जल्दी मेरे को समझ आ गया था कि पैसे कमाने हैं तो कुछ सेल करना पड़ेगा, बिना बेचे पैसे नहीं कमाए जा सकते। सो मैं 12th क्लास में जब हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने और घर वालों ने सिंपल बोला कि लाइक 40,000 रुपीज़ की गवर्नमेंट जॉब लग जाए अगर तो लाइफ सेट है। तो मैं उसी जॉब की तैयारी में था। मैंने कॉमर्स ली, BCom कर रहा था मैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो ग्रेजुअली मैंने अपने 12th ख़त्म होते ही ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, एंड दैट्स हाउ मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आया था, एंड वहीं से मैंने सेल्स भी सीखने लगा था। ओके, एंड देन हाउ कम दिस कोचिंग? वो भी बताता हूँ मैं आपको। एंड जब मैंने 16 ईयर्स की एज में सेल्स करनी शुरू करी ना, मैं 42 ईयर्स की एज के पर्सन से बात कर रहा था कॉल पे, एंड ही वॉज लाफिंग एट अदर साइड कि लाइक ये 16 साल का बच्चा मेरे को क्या बेचेगा। तो वहाँ से मेरे को रिजेक्शन फेस करने की हैबिट मिल गई कि यस, आपको नो सुनना पड़ेगा सेल्स में। बट फर्स्ट टाइम थोड़ा ऑकवर्ड हुआ मेरे लिए, एंड व्हेन आई गॉट क्रैक्ड माय फर्स्ट सेल, तो 10 में से आई गॉट लाइक 1% कन्वर्टेड, एंड लाइक देन मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर मैंने 20,000 की सेल करी है तो, और अगर 10 में से 1% मेरे से बाय कर रहे हैं, तो टेक्निकली लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जिसने मेरे को नो बोला है और ब्लॉक भी कर दिया ना, उस पर्सन से भी मेरे को ऑन एन एवरेज 2,000 रुपीज़ का रेवेन्यू है। क्योंकि हम देखें अगर लॉ ऑफ एवरेज, सो 10 से हमने बात करी, 20,000 रुपये मैंने उस दिन जनरेट करे। तो आई वॉज सुपर हैप्पी कि अगर मेरे को आप ब्लॉक भी कर रहे हो, आई एम ओके विद दैट। 2,000 तो दे के जा रहे हो तब भी, आप मुंह पे फ़ोन कट भी कर रहे हो तो भी। सो दैट वॉज द थिंग। एंड जब मैं कर रहा था एफिलिएट, मैं पैसे कमा रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई मिशन नहीं था, कोई एम नहीं था स्टार्टिंग में। बस ये था कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करनी है और फाइनेंशियली थोड़ा और ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन थी, इट वॉज फाइन, बट इंटरेस्ट था
कि लाइक और लेवल ग्रो करना है लाइफ में, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड 18 साल की एज तक मैंने 40-50 लाख का रेवेन्यू ओवरऑल कर लिया था. एंड देन आई थॉट कि लाइक कुछ अलग करना है अब. My God. एंड आई केम इन टू सर्विस इंडस्ट्री. Okay. वेबसाइट, फेसबुक ऐड, ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी. हाँ. मैं ड्रॉप सर्विस कर रहा था. अच्छा, मतलब किसी से हाँ, ले रहे किसी थे और आप? से मैं काम करवा रहा था. इन बिटवीन मिडल मैन की तरह कमीशन मेरा बन रहा था. जैसे कि फॉर एग्जांपल $1000 की मैंने कोई सर्विस किसी को सेल करी, मैंने $500 एक पर्सन को पे करे जो वेबसाइट बना रहा है, मेटा ऐड रन कर रहा है, एंड बीच में इन बिटवीन $500 आई वाज मेकिंग नेट प्रॉफिट. nice. तो ये थोड़ा बहुत करा मैंने. उसके बाद काफ़ी लोग जो एफिलिएट में थे ना मेरे साथ, वो मेरे से पूछ रहे कि तुम्हारी इतनी सेल्स कैसे हो रही है, हमारी तो हो नहीं रही. तो देन मेरे माइंड में आया कि चलो इसको कंसल्ट करते हैं. तो मैंने अब भी कोचिंग नहीं शुरू करी, मैंने कंसल्टिंग शुरू करी. ओके. तो मैंने उस एक पर्सन को कंसल्ट किया एंड ही पेड मी समथिंग अराउंड 2000 रुपीज़. ज़्यादा नहीं मैंने चार्ज किया. मैंने कहा कि लाइक ये दिस थिंग इज़ गुड कि लाइक मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ, वो पर्सन बेटर हो रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है और मुझे भी उस चीज़ का लाइक पेमेंट मिल रहा है. तो दैट्स हाउ कंसल्टिंग स्टार्टेड. एंड फिर मैंने अपनी एफिलिएट कंपनी ओपन करी इंडिया में. मतलब 2020 में अप्रॉक्सीमेटली आई गेस. तो 2020 में सेल्स अप मास्टर क्लास एक हमारी कंपनी थी. उसमें 4000 से ज़्यादा हमारे एफिलिएट्स हो गए थे. एंड इट वाज रनिंग स्मूथ. बट देन मेरे माइंड में आया आई एम नॉट मेड फॉर दिस. मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग करना है मेरे को अभी भी, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता था. और ये यहाँ से नहीं, ये स्टार्ट हो गया था 13-14 साल की ऐसे ही. आपको याद होगा रूबिक्स क्यूब बच्चे बहुत खेलते थे, राइट? बहुत आता था. तो मैंने वो सीख लिया था कैसे करते हैं. तो मैं अपनी स्ट्रीट के जितने भी बच्चे होते थे ना, वो मेरे पास आते थे रूबिक्स क्यूब सीखने एंड दे यूज्ड टू पे मी $100-200 और समथिंग. तो टीचिंग वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी 13-14 साल की एज से ही. तो मुझे वो पसंद था कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, उसके लिए वो मेरे को पे कर रहे हैं. एंड जब लोग सामने से आके बोलते थे कि आपकी वजह से ये चेंज आया, मतलब जिनको मैं कंसल्ट कर रहा था सेल्स में भी, तो जब वो खुद आके बोलते थे कि आपकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ी, इट वॉज द मोमेंट कि लाइक मैं खुद जब पैसे कमा रहा हूँ ना, तब मुझे इतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही, जब ये लोग कर पा रहे हैं मेरी वजह से तब मिल रही है. देन आई गॉट द थिंग कि लाइक मैं यही करूँगा. दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. तो मतलब कह सकते हैं कि आपके अंदर वो स्किल था इनबाउंड लोगों को सिखाने का, और लोगों को सिखा के आपको हैप्पीनेस मिलती थी. Right. एंड देन आपने उसी को अपना प्रोफेशन बना दिया. समवेयर यू आर फॉलोइंग योर पैशन एंड पर्पस, क्योंकि वो खुशी देता था आपको. वेरी नाइस टू सी दैट. चिराग, एक और चीज़ मैं आपको देखती हूँ, और भी बहुत सारे कोचेस के साथ मैं काम कर चुकी, एसोसिएट रही हूँ. एक जैसे आपने बताया कि आप यंग एज में सिखाते थे एंड देन यू इवॉल्व इनटू कोच. तो ये कोचिंग इंडस्ट्री का भी एक एवोल्यूशन हुआ है. जब हम छोटे थे तब सिखाने का तरीका अलग था, फिर कोविड के टाइम पे ये सब ऑनलाइन हो गया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इवोल्यूशन एंड हाउ यू थिंक वन शुड कोप अप विद दैट? क्योंकि बहुत सारे कोचेस मैं देख रही हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डिजिटल आ ही नहीं पा रहे. व्हाट यू सजेस्ट टू दीज पीपल? आई सजेस्ट वन थिंग कि बी ओपन फॉर लर्निंग. काफ़ी सारे कोच जो हैं उन्हें लगता है यार मैं 50 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आई एम लाइक गुड एट माई थिंग, नोबडी कैन टीच मी. तो वहाँ पे वो लैक कर जाते हैं. करेक्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोचिंग बिजनेस के अंदर टाइमिंग, कि आप सही टाइम पे सारी चीज़ों को अपनी डिजिटलाइज कर दो. अब ऑफलाइन हम बात करें, आप एक फिजिकल इवेंट करते हो, वहाँ पे 10-20 लाख रुपए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके हम 300-400 लोगों को वहाँ पे एक्यूमुलेट कर पाएंगे, राइट? लेकिन ऑनलाइन हमें चाहिए क्या? एक जूम चाहिए जो कि 2-3 हज़ार में हमारे पास आ सकता है, और उसके अंदर लाइक वी कैन एक्यूमुलेट 100 पीपल विद इन जस्ट 2-3,000 रुपीज़. वी डोंट नीड दैट मच मनी. एंड हमारे पास एडवर्टीजमेंट के लिए पहले क्या होते थे? बैनर्स होते थे एंड ऑल द स्टफ, पैम्पलेट्स एंड ऑल. तो आज की डेट में हम वो कर भी लें तो भी हम राइट ऑडियंस तक नहीं जा सकते. मान के चलो मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे को कोच करना है, बिजनेस कोचिंग करनी है, तो दिल्ली के अंदर ही मैं सीमित रह जाऊँगा. और अगर मैं बात करूँ, मैं अपने एरिया के अंदर ही रह जाऊँगा अगर मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड स्केल कर सकता हूँ अपने बिजनेस. आज हमारे कोच जिनको हम कोच कर रहे हैं वो पुणे, महाराष्ट्र, कहीं से भी हैं लोग. देयर आर पीपल जो पोलैंड से भी हैं, यूके से भी हैं. तो वी आर ट्रेनिंग देम ऑल्सो. तो वो कैसे हो पाया स्केलेबिलिटी? बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन. हाँ, मतलब ग्लोबली आप पहुँच गए. एग्जैक्टली. बट चिराग, इसमें एक चैलेंज ये भी है कि डिजिटलाइजेशन अभी मेटा डिपेंडेंट है. और मैं देखती हूँ बहुत सारे कोचेस के जो लेवल 1 के फनल्स होते हैं वो तो लॉस मेकिंग होते ही है, चलो वो तो एक आम बात है, लेकिन L2 L3 पे भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है. तो ये जो फनल सिस्टम है, राइट, वो और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मुझे लगता है एक स्किल है. तो क्या लगता है आपको कि प्रॉफिटेबल कोचेस जो है, नॉन प्रॉफिटेबल, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि
लोग ना एक स्पेशलाइज्ड निश में नहीं है। मतलब वो सोचते हैं मैं ब्रॉड सबको सिखाऊं, मैं सबके लिए बनूंगा तो आई कैन स्केल द बिजनेस, राइट। लेकिन इफ़ यू आर फॉर एवरी वन देन यू आर फॉर नो वन। यू हैव टू स्पेशलाइज द थिंग्स कि लाइक आप किसके लिए हो, स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, दैट्स द की ऑफ एनी नीश। तो अगर मुझे पता है, मैं अगर बिजनेस कोचिंग दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेस कोच फॉर एवरीवन, आई एम अ बिजनेस कोच फॉर कोचेस, कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया। अब दीदी मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट्स से एक पर्सन है जिसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके पास दो ऑप्शन है। एक जनरल डॉक्टर कह रहा है मैं 2,000 रुपये में आपके ब्रेन का इलाज कर दूंगा, एंड एक है स्पेशलिस्ट सर्जन जिसका काम ही यही है, और वो लेकिन 1,00,000 रुपये लेगा। किसके पास जाएगा? 1 लाख वाले के 1,00,000 वाले के पास, स्पेशल। डिस्पाइट कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, 50 टाइम्स ज़्यादा, Correct. बट स्टिल क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। Correct. इसी तरीके से व्हेन यू आर स्पेशलिस्ट फॉर स्पेसिफिक पीपल, देन लोग आपके पास आना चाहेंगे जो स्पेसिफिक ऑडियंस है। मान के चलो आज की डेट में आपने देखा होगा वेट लॉस कोचेस बहुत हैं, हर कोई फैट लॉस में हेल्प कर रहा है, लेकिन एक तरफ एक पर्सन बोल रहा है कि आई एम ओनली हेल्पिंग दोज मदर्स जिनकी अभी प्रेगनेंसी के बाद का जो भी डिलीवरी वगैरह हो गई है, उसके बाद उनको वेट कम करना है, Correct. ठीक है, पोस्ट पार्टम मदर्स। सो और दूसरी तरफ एक है कि वेट लॉस कोच, जो मदर्स होंगी उनका अपने आप ही इंटरेस्ट जाएगा कि ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, तो ऐड देखते ही वो क्लिक कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत सारे कोचेस नहीं है। सेकंड थिंग दैट कोचेस नीड टू डू इज हाई टिकट। कोचेस को हाई टिकट सेल करना पड़ेगा। बहुत सारे कोचेस आज भी सोचते हैं कि हम ऐड चलाएं, अपने आप हमारा ऑफर 500,000 के टिकट साइज पे सेल होगा तो वी विल बी प्रॉफिटेबल। वो हो सकते हैं, वो पता है किन को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं उन यूट्यूबर्स को जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। उनका लीड कॉस्ट भी कम है, दूसरा उनके पास ऑर्गेनिक लीड बहुत आ रही उनके पास पहले से ही ऑडियंस है, ट्रस्ट है। लेकिन जो एक नया कोच है उसने मार्केट में अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, सो वो हाई टिकट सेल करेगा स्पेशलिस्ट बन के एक टाइप की ऑडियंस के लिए, देन ही कैन चार्ज मोर, उनके मार्जिन्स बढ़ पाएंगे, और जब वो स्पेशलिस्ट है किसी के लिए तो उनको डिलीवर भी बेटर कर पाएगा। बहुत सारे कोचेस की ये भी प्रॉब्लम है, बस पैसे ले लिए, कोर्स दे दिया उनको, जाओ अपने आप करो, वो नहीं करना होता। हमें लोगों की हेल्प करनी है, उन्हें जेन्युइनली रिजल्ट्स दिलवाने हैं, उनके बिजनेस में, उनके वर्क में, जो भी काम आप करते हो एज अ कोच और कंसल्टेंट, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ में कि मैं कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करूँ। करेक्ट। और कम्युनिटी भी बिल्ड नहीं करते, जैसे आपने देखा कि प्रोडक्ट लिया और लोग चले गए। तो यार एक लंबे समय के बाद कोई कोच 1 साल 1.5 साल से इंडस्ट्री में, तो उनसे जुड़ जाते हैं लगभग 10,000 15,000 20,000 लोग। तो ये कम्युनिटी मैनेज कैसे की जाए? मतलब इतने लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना भी तो बहुत डिफिकल्ट है ना। हाउ टू मैनेज दैट? डिफ़िकल्ट उनके लिए है जिन्होंने ना सिस्टम नहीं बनाए हुए। सिस्टम इन द सेंस, अगर आप हर चीज़ का एसओपी बना दो, एसओपी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को सेल किया, मैं उसे सेल करके बस एक वीडियो कोर्स छोड़ दूंगा, वो 1 महीने बाद ओपन भी नहीं करेगा पर्सन उन वीडियोस को, उस कोर्स को। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रखना है जिसके थ्रू वो हमारे इंटरेक्शन में आता रहे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा इवेंट होता है, 3 डे का एक लाइव इवेंट होता है हमारा, हम सिर्फ इवेंट के तक नहीं लोगों को सीमित रखते हैं, उसके बाद भी हम एवरी वीक उन्हें कुछ क्लास देते हैं। कभी कोई वीडियो हमारा रिकॉर्ड हुआ उस कम्युनिटी में पोस्ट होता है, कभी मैं वॉइस नोट्स वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो वी हैव टू नर्चर द ऑडियंस। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ, फेसबुक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वो बनाओ जो फीजेबल है लोगों के लिए। मैंने देखा इंडिया में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फीजेबल क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ओपन करे ना करे, व्हाट्सएप ज़रूर ओपन करेगा हर पर्सन। तो हमने ये देखा कि व्हाट्सएप पे ही नर्चर करते हैं, सबसे पहले हम ही दिखेंगे उसे। अगर वो व्हाट्सएप ओपन कर रहा है 1 या 2 घंटे है, जो भी है, मैसेजेस ज़रूर चेक करेगा कोई भी पर्सन। तो ईमेल ओपन करे ना करे, व्हाट्सएप ज़रूर करेगा। अमेरिका में कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ कोई व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, ईमेल चलाएंगे सब, राइट। इंडिया में सिर्फ व्हाट्सएप में। तो मतलब आप मार्केटिंग भी अगर कर रहे हो तो आप ऑडियंस समझ के कर रहे हो कि मेरी ऑडियंस कहाँ पर है। एग्जैक्टली, जहाँ पे आपकी ऑडियंस है आपको ये देखना पड़ेगा। और व्हाट्सएप पे ही अगर आप मार्केटिंग कर लो एज अ कोच और कंसल्टेंट, तो like you can literally build communities, you can sell them high ticket as well, and they will trust you more. It's all about trust building. करेक्ट। हाई टिकट के लिए भी अब जैसे जितने भी कोचेज हैं मार्केट में, वो लो टिकट क्यों सेल करते हैं? उन्हें डर है, इस बात का फियर है कि लोग मेरे से बाय ही नहीं करेंगे। तो इसी वजह से वहाँ पे वो हाई टिकट सेल नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रस्ट नहीं बिल्ड करा उन्होंने। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया। करेक्ट। जब हम पहली बार डिस्कशन कर रहे थे फॉर द बुक, तो यू सेड कि मैं ये बुक आई एम नॉट राइटिंग इट फॉर अर्निंग, आई एम राइटिंग इट टू हेल्प पीपल। तो मुझे लगता है कि किसी का जो
जिसका मोटिव ही मदद करना है, मदद से ही तो विश्वास आता है। मतलब मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, बट अगर मैं सिर्फ आपके साथ कमर्शियल टर्म्स रखूंगी तो शायद एक बार रहे, दो पैसे Right. सब एक दूसरे को देते हैं। इफ आई टेक अ सर्विस फ्रॉम यू आई डेफिनेटली पे यू, बट हाउ मच ट्रस्ट आई एम एबल टू डू। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सेड दैट यू नो ये दिस बुक कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अदर्स, तो वो ट्रस्ट के लिए मुझे लगता है आपने किया ना। डू यू थिंक दिस बुक एक्चुअली हेल्प यू? विल यू प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द बुक? मैं बताना भूल गई। श्योर। मैं इस बात से मेरे को एक बात याद आई, और लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं बस बेचो बेचो बेचो, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि लाइक अगर मैं किसी को फ्री में कुछ दे पा रहा हूँ और फ्री वाली वैल्यू से ही वो पर्सन को एक वॉव मोमेंट मिल रहा है, तो उसके दिमाग में आएगा फ्री में इतना कुछ है तो ये पेड में पता नहीं क्या दे देगा मेरे को। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि लाइक मैं बहुत लिमिटेड नॉलेज ही शेयर करूँ फ्री में या समथिंग लाइक दैट। गिव वट एवर यू हैव, गिव इट टू पीपल। तो इसी तरीके से मैंने बुक में भी सोचा कि लाइक मैं कोई भी एक वीडियो बना सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन बुक ही क्यों? बुक का रीज़न ये है कि लोगों को डेप्थ मिले। वो जितना ज़्यादा मेरे बारे में पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, उस नॉलेज को अप्लाई करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लाएंगे, उनकी माइंड में आएगा कि स्टेप 1 से स्टेप 2 तक मेरे को चिराग लेके आया है। अब स्टेप 2 से अगर मेरे को 20 तक जाना है, देन चिराग इज द राइट पर्सन फॉर मी। तो पीपल पे फॉर प्रोग्रेस, एविडेंस। अगर वो एविडेंस, प्रोग्रेस आप दिखा ही नहीं पा रहे आज की डेट में, तो खासकर पहले के टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था, आज कंपटीशन बहुत है, तो आपको फ्री में लोगों को इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी पहले, इस तरीके से उन्हें प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी, देन दे विल पे यू। करेक्ट, राइट। और जब मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था, हम बुक पे जब काम कर रहे थे, तो आपके पास टाइम नहीं होता था, आप मैनी टाइम्स रात में काम करते थे, लेट इवनिंग काम करते थे। तो आपने एक बात मुझे बोली थी जब हमारा डिस्कशन हो रहा था कि यू वांट टू गिव योर 100% वैल्यू। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो ऑथर्स हमारे पास भी आते हैं ना, यार अपनी बुक में ना वैल्यू देने से डरते हैं कि सब कुछ मैं बुक में बता दूंगा तो कोई मेरे पास क्यों आएगा। बट मुझे लगता है कि एक मेंटोर का रोल होता ही होता है। तो हाउ मतलब वाई यू गेव, मतलब आप डरे नहीं वैल्यू देने से अपनी इस किताब में? तो आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है 7 स्टेप्स ऑफ टू 7 फिगर में। वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट कि आपके अंदर वो फियर नहीं था? एंड वॉट डू यू सजेस्ट टू ऑल दीज कोचेज, कंसल्टेंट्स या लोग जो अपनी बुक पे काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, कि वो किस तरह से लोगों को अपनी बुक के थ्रू वैल्यू दे सकते हैं और कहाँ तक देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपके पास, जैसे हम बुक लिख भी रहे थे तो हमने डिसाइड किया था, पहले मैंने इसको आई गेस 150 पेजेस की बन रही थी, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, हमें लोगों को और वैल्यू देनी है, 220 पेजेस की भी बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मोटिव सिर्फ यही था कि जब तक उन्हें डेप्थ नहीं मिलेगी, एक सरफेस लेयर तक अगर वो चीज़ों को समझ लेंगे, वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में नॉलेज तो हर जगह है ना, आज की डेट में यूट्यूब पे सब कुछ है, कोर्सेज की ज़रूरत ही क्यों है? टेक्निकली कोई भी पर्सन अगर एक मेंटोर आज फाइंड कर रहा है ना, ही इज़ नॉट पेइंग फॉर जस्ट अ कोर्स, ही इज़ नॉट पेइंग फॉर द नॉलेज। चैट जीपीटी है, सब कुछ है हमारे पास, तो इन सब चीज़ों की नीड ही नहीं है नॉलेज। पीपल आर पेइंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, पर्सनलाइजेशन, पीपल आर पेइंग फॉर कि लाइक कोई मेरे को हैंड होल्ड करे वहाँ पे, हाथ पकड़ के उनके माइंड में रहे कि ये पर्सन मेरे साथ है। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये मेरे को पकड़ के वापस खींच लेगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करेगा बैठ के, और कर भी देता तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा यूट्यूब से। लेकिन अगर कोई पर्सन है मेरे पास जो मेरे को हैंड होल्ड कर रहा है, वो मेरे को आगे लेके जा सकता है। वेरी नाइस। तो मतलब अपनी जो बुक है या अपना जो कंटेंट है, वहाँ पर वैल्यू देने से नहीं डरना चाहिए, हैंड होल्डिंग का लोगों को इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि बुक में जितना हम नॉलेज देंगे ना लोगों को, वो हमारे बारे में ही पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो जितना ज़्यादा डेप्थ मिली, अब मान के चलते हैं हमने एक सरफेस लेयर की नॉलेज दे दी किसी को, ठीक है, 100 पेज की बुक बना दी, 150 पेजेस की बुक बना दी, तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो उसको लगेगा ये नॉलेज तो वेस्ट है, ये पर्सन भी मेरे किसी काम का नहीं था। लेकिन अगर मेरी बुक को पढ़ के कोई पर्सन एक स्टेप आगे जा रहा है, बस जीरो पे था, 10,000 20,000 रुपये कमाने लग गया, ही विल बी सुपर हैप्पी टू पे मी 10 लाख एज वेल, बिकॉज उसको पता है मैं जीरो से इसकी वजह से यहाँ तक आया हूँ। करेक्ट। और एग्जैक्टली मुझे तो पता है, बट मैं चाहूंगी आप व्यूअर्स को बताएं 7 स्टेप्स टू 7 फिगर एग्जैक्टली किसके लिए है और उन्हें क्या वैल्यू इस बुक से मिल सकती है। मुझे तो मालूम है, बट मैं चाहती हूँ आप एग्जैक्टली उन्हें बताएं। 7 स्टेप टू 7 फिगर एक कॉन्सेप्ट मैंने 2022 में लॉन्च किया था कि लाइक हमारे पास हर पर्सन, जितने भी लोग हैं, लाइक कोचेज है, कंसल्टेंट है, सब लोग चाहते हैं 10 लाख रुपीज़ पर मंथ का हमारा बिजनेस हो। तो 10 लाख क्या हो गया, 7 फिगर इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो 7 फिगर करने के लिए मैंने सोचा कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या हो सकती है। हम क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फनल्स, ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं ऐसा करूँगा कुछ कि 7 स्टेप बताऊँ बस, क्योंकि 7 फिगर उसको हिट करना है, तो ही नीड्स जस्ट 6 और 7 स्टेप्स। पहले इस बुक के जो स्टेप्स थे वो 10 थे। फिर मैंने इसको कम किया, मैंने कहा नहीं, 7 स्टेप्स, जितना सिंपल क्रिस्प शॉर्ट हम कर सकते हैं लोगों के लिए चीज़ें और उनको रिजल्ट आ जाए,
वो मैटर करता है। लोगों को थियोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीपल वांट रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने वही फोकस किया कि जस्ट 7 स्टेप्स, कोई अगर चल रहा है उसको वहीं से ही प्रोग्रेस दिखेगी। जैसे बुक का फर्स्ट चैप्टर ही माइंडसेट के ऊपर है, आयरन माइंडसेट। तो कैसे आप अपना माइंडसेट ऐसा बना दो कि आप काम कर पाओ, क्योंकि कोच कंसल्टेंट के साथ प्रॉब्लम ही होती है कि लाइक वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, पूरा दिन बिजी है बस कुछ ना कुछ चीज़ों में, बस उन्हें लगता है हम कोचिंग दे रहे हैं हम पैसा कमा लेंगे। नहीं, तो दैट्स वाई अगर आप चैप्टर 1 ही कोई पढ़ लेगा ना, उसको वहीं से ही पता लग जाएगा कि यस आई एम गेटिंग प्रोग्रेस इन माई लाइफ फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। करेक्ट। आपकी टारगेट ऑडियंस कोचेस हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और ऐसे लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में कोई बिजनेस कर रहे हैं। चिराग, इनके पास देखो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, दे आर सेलिंग टाइम। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर ऑल्सो इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, हाउ यू डू दैट, और स्केल के टाइम पे कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है? एज अ कोच व्हाट इफ आई से कि जब मैं यहाँ पे पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरे 2 वेबिनार ऑटोमेटेड अभी चल रहे हैं। सो आई एम नॉट देयर लाइव, बट देयर आर मोर देन 300 पीपल जो अभी मेरे को देख रहे हैं लाइव में। वंडरफुल। सो ये कैसे हो पाया? बाय ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स, बाय क्रिएटिंग सिस्टम्स। तो अब मैंने एक बार रिकॉर्ड करा ऐसा वेबिनार जो कि सुपर पावरफुल है, मैं बहुत एनर्जी के साथ उसमें बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को खुल के वैल्यू दी है, एंड वो चीज़ आज रिप्ले में प्ले हो रही है। वेरी नाइस। तो मेरा गोल क्या है? एट द एंड एक नॉलेज अपनी पहुंचाना लोगों तक जिससे वो ट्रांसफॉर्म कर पाए अपनी लाइफ को। अब वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो चाहे मैं एक्चुअल में लाइव बैठूं, तो वो हो पा रही है। फर्क नहीं सो देयर आर टूल्स, देयर आर फीचर्स जिसके थ्रू हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। करेक्ट। बेसिकली कोचेस डोंट वर्क, लेट सिस्टम्स वर्क, लेट द सिस्टम वर्क फॉर यू, दैट्स द मेन बिकॉज कोच को लगता है भाई हम तो टीचर हैं, हम पूरा दिन हम ही सिखाते रहेंगे। Correct. वो नहीं करना। आप एक ना एक दिन 10 साल 20 साल बाद थक जाओगे, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी शायद। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया, वो आपके ना काम करने के बाद भी वर्क करेगा। अभी जैसे 1 साल पहले मैंने एक सेल्स वेबिनार रिकॉर्ड किया था, वो 1 साल बाद आज भी चल रहा है। 1 साल बाद 2025 के स्टार्टिंग में हमने रिकॉर्ड किया था, एंड इट्स 2026 टुडे। तो वो आज भी चल रहा है, हमें चेंज करने का मन ही नहीं करता बिकॉज इट वॉज रियली गुड। एक दिन क्या हुआ, लाइक मैं लाइव बैठा जूम पे, खुद से करा मैंने, उसमें कम सेल्स आई है मेरी एज कम्पेयर टू जो रिप्ले प्ले हो रहा है उसमें ज़्यादा आ रही है। तो इट इज़ वर्किंग। करेक्ट। अच्छा चिराग, एक और चीज़ है जो देखो, कोचेस कंसल्टेंट बेसिकली नॉलेज के बिजनेस में हैं। मैं बहुत सारे कोचेस से मिली हूँ और मुझे लगता है हर कोच का एक शेल्फ लाइफ होता है। देखो बिटर है पर ट्रुथ है ना। मुझे लगता है हर बिजनेस में, हर एंटरप्रेन्योर का भी एक शेल्फ लाइफ होता है। नाउ दीज पीपल, दीज कोचेस या तो ये अडॉप्ट कर लें आने वाली टेक्नोलॉजी से, या फिर मेन स्ट्रीम लीडर्स बना दें। मैंने बहुत कोचेस में फियर देखा है, वो लीडर्स क्रिएट नहीं करते। उनको लगता है कि ये सीख गया तो ये आगे कर लेगा। बट मैंने बहुत सारे कोचेस ऐसे भी देखे जिनके पास लीडर्स थे, वो जल्दी एक्सपैंड कर पाते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट हियर? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ कोचिंग ही नहीं, कोचिंग, कंसल्टिंग, सर्विस बिजनेस में अगर आपको बढ़ना आ गया तो आपके पास लीडर्स होने चाहिए आपकी टीम में। हर चीज़ का डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए। अब मेरी कंपनी के अंदर सेल्स का एक डिपार्टमेंट हेड है। आई डोंट नो हु इज़ वर्किंग इन माई सेल्स टीम, मतलब कौन हायर हुआ है लास्ट टाइम, तो वो सेल्स हेड देख रहा है। हमारी कंपनी में मार्केटिंग हेड है, सो सारे मार्केटिंग की चीज़ें वो देख रहे हैं। हर चीज़ का ना मैंने डिपार्टमेंट हेड बना दिया है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, एक किंग होता था, किंग के नीचे लाइक लोग होते थे जो उसके लिए वर्क करते थे, लेकिन किंग का काम क्या होता था, ब्रेन यूज़ करना इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स। तो एज अ कोच कंसल्टेंट आप खुद से सारी चीज़ें मत करो। जो चीज़ भी आपको दिख रही है रिपीटेबल है, रिपीटेड बेसिस पे आप कर रहे हो, उसको बार बार कर रहे हो, उसको आपको बस ऑटोमेट करना है। उसके लिए 2 तरीके के ऑटोमेशन है, या तो आप लोग लगाओ, किसी इंसान को हायर करो और लीडर बनाओ। दूसरा आप सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, इनका यूज़ करो। तो इधर यू बिल्ड लीडर्स, इधर या फिर आप सॉफ्टवेयर्स सेट कर रहे हो, अपने टूल सेट कर रहे हो, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेट हो पाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का आप कब तक अपडेट मांगते रहोगे कि आपने काम करा, इसने काम करा कि नहीं, उसने काम करा कि नहीं, आप क्रिएटिव ही नहीं हो पाओगे कभी। आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं आएगा। करेक्ट। और एक लेवल के बाद प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अभी लोग हाइब्रिड काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम में काम करना चाहते हैं। कोचेस के साथ तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही जुड़ते हैं कि जो आप डिजिटली सिखा रहे हो तो आपके साथ लोग भी ऐसे जुड़े होंगे। ऐसे में प्रोडक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगता है सिस्टम्स कैन डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। एक और चीज़ है, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कोचेस हैं, है ना? तो ये सवाल कोचेस के लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए है कि बहुत सारा स्कैम चल रहा है मार्केट में, है ना? बिजनेस कोचेस भी आपकी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से XYZ यूट्यूब वीडियो से ही सिखा देते हैं, या फिर किसी का कंटेंट कॉपी करके बता दिया। दे डोंट इवन नो, इन्होंने कभी कुछ बिजनेस स्केल भी नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं।
जो जनरल ऑडियंस है ऐसे कौन से 5-6 पैरामीटर्स पे जज कर सकती है कि दिस पर्सन इज राइट और इनके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट थिंग, किसी भी कोच को अगर आप अपना कोच बना रहे हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज कि लाइक क्या उसने खुद की लाइफ में वो रिजल्ट जनरेट करे हैं। अब एक एग्जांपल है, एक 100 किलो का पर्सन है जो सिखा रहा है वेट लॉस कैसे करें, तो आप खुद सोचो वहाँ पे कि लाइक क्या हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चेक, क्या उस पर्सन ने खुद में इम्प्लीमेंट करी हैं वो चीज़ें। सेकंड थिंग, क्या उसके पास जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग हैं जिनकी उनकी हेल्प हुई है, और रियल टेस्टिमोनियल्स। बहुत सारे लोग फेक स्क्रीनशॉट्स भी बना देते हैं। Correct. आर दे हैविंग रियल फेसेस विद देमसेल्फ और नॉट। थर्ड थिंग इज, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं आप उसमें से कुछ चीज़ें टेस्ट भी कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल उसने 100% चीज़ें बताई, 5% 4% थिंग्स को आप टेस्ट आउट करके भी देख सकते हो, देन ऑल्सो इट कैन वर्क फॉर यू। Correct. सो आई फील टेस्टिमोनियल्स। और फोर्थ थिंग आई फील कि लाइक एक्सपीरियंस डजंट मीन एज। एक्सपीरियंस मीन्स कि वो पर्सन सेम चीज़ को कितने टाइम से कर रहा है। क्या वो कोच कभी कुछ और कोच बन जाता है, क्रिप्टो कोच बन जाता है, यस, कभी वो बिजनेस कोच बन जाता है, कभी स्टॉक मार्केट कोच बन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो एक ही चीज़ को लेके चल रहा है सालों से, कंसिस्टेंटली कर पा रहा है? Consistently, मतलब exactly. आपका कोच ऐसा होना चाहिए जो खुद भी पैशनेट हो उस काम के लिए, कि वो रिजल्ट लाए ना लाए, बट उसका इंटेंशन है, इंटेंशन है। एग्जैक्टली Okay. और कोचिंग बिजनेस में मैंने एक चीज़ अपने लिए भी ये देखी है, जब जब मैंने सोचा था ना 2022-23 में कि मेरे को इतना रेवेन्यू हिट करना है, इतने प्रॉफिट सेट करना है, ये हिट करना है, वो हिट करना है, इट डजंट वर्क फॉर मी। जब जब मैंने सोचा कि आज खुल के वैल्यू देनी है लोगों को, डजंट मैटर 90 मिनट्स का वेबिनार 120 मिनट्स हो जाए, 3 घंटे चला जाए, आई डोंट केयर। सो वो वेबिनार्स मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करे। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री चिराग। अभी रिसेंटली आई डिड वेबिनार और 100 लोग के आसपास, 70-80 लोग उसमें बैठे थे चिराग। लास्ट तक 65-68 पीपल वर देयर, बिल्कुल लास्ट तक दे वर सिटिंग, और कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई पीपीटी नहीं था, कुछ नहीं था चिराग। इट वाज जस्ट 1-on-1 इंटरेक्शन। मैं उन्हें देख रही थी, उन्हें वो बता रही थी जो मैंने पिछले 10-12 साल में किया है। तो इमोशनली आप किसी काम से कनेक्ट, तो कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से ट्रेनर किया और आप कोच बन गए। आपको जिंदगी ने कितना सिखाया, आपके काम ने कितना सिखाया, आप उस क्राफ्ट के लिए पैशनेट सच में हो भी कि नहीं। करेक्ट, क्योंकि यू हैव डन बिजनेस, आप 13 साल से काम कर रहे हो, तो अब आप सिखा सकते हो लोगों को, राइट? ओके, ये तो था व्यूअर्स के लिए कि ये 3-4 पैरामीटर्स पे वो देख सकते हैं। इसके बाद क्रेडिबिलिटी देख सकते हैं, Right, right. किन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, वो Exactly. सब देख सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे सब विजिबल है, देयर थॉट प्रोसेस दे कैन सी, मैनी टाइम्स मैंने बहुत कोचेस देखे हैं, उनके एड्स रन हो रहे हैं और मैंने लिंक्डइन पे या अदर जगह देखा तो वो बड़ा फीडबैक अच्छे नहीं होंगे। फीडबैक तो छोड़िए, उनके थॉट प्रोसेस बड़े खराब होते हैं मेनी टाइम्स, बिकॉज दीज प्लेटफॉर्म्स आर फॉर एक्सप्रेशन। उनको लगता है कोई नहीं देख रहा, बट वंस यू ग्रो पीपल सी यू। राइट। तो मैंने जब सर्च करके देखा तो आई थॉट कि यार देखो, मतलब वहाँ ऐड में जो सुन रहे थे और यहाँ जो देख रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो वो एक कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग भी होता है, और मैंने कई बड़े छोटे लोगों के साथ ये देखा है। नाउ ये तो हो गया फॉर व्यूअर्स। कोई कोच है जो आपसे सीख रहे हैं, आपसे सीखना चाहते हैं या कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या 3 की फोकस होने चाहिए उनके, जिससे वो एक जेन्युइन कोच बन पाए? जेन्युइन कोच के लिए पहली चीज़, जो भी चीज़ आप सिखाओ, इट्स नॉट अबाउट कि किसी और पर्सन से मैंने सीखी तो बस सुना और सिखा दिया, दूसरे कान में पहुंचा दी। पहले लर्न देन अप्लाई दैट थिंग। करेक्ट, एग्जीक्यूट करो खुद के लिए। मान लो मैंने 100 चीज़ें सीखी हैं आज, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में लेट से 100 चीज़ें सीखी हैं, तो मैं वो 100 चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। उन 100 में से 90 थिंग्स हैवंट वर्क फॉर मी, वो फेल हो गए हैं प्लान सारे, वो सारी चीज़ें हो सकता है मेरे लिए काम नहीं करी। जो 10 चीज़ें वर्क करी हैं उसको मैं देखूंगा कि वही मेरे को सिखानी है। पहली चीज़ तो ये कि लाइक जो आपने एग्जीक्यूट किया और जो आपके लिए वर्क करी है, सिर्फ वो चीज़ें सिखानी है, नॉट जस्ट थ्योरी। नंबर सेकंड थिंग जो आपको देखना है कि लाइक पैरामीटर, कि जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हो आपके स्टूडेंट्स उसको अप्लाई कर भी पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नॉलेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज, थ्योरीज, ये सब यूज़ करते हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसे हम अपनी नॉलेज को कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ पाएँ कि एक 13 साल का बच्चा भी समझ पाए उस बात को। कि मैं जब भी कोई कोर्स बनाता हूँ, जब भी कोई ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे माइंड में बस ये रहता है, क्या मैं एक 15 साल के बच्चे को ये समझा पाऊँगा, 13-15 साल के बच्चे को? अगर उसको समझ आ रहा है तो इसको तो वैसे ही आ जाएगा जो मेरी टारगेट ऑडियंस है। ओके, तो प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल सिंपल, ऐसे वर्ड्स कि कोई भी सुना बस अप्लाई कर पाए। थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूशन बेस्ड। जो भी मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्या वो पर्सन इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर सकता है? क्या मैंने उसको कोई टास्क दिया उसके अंदर? क्या मैंने कुछ वर्कशीट दी हैं जिसको वो इमीडिएटली फिल करे एंड ही कैन अप्लाई दोज थिंग्स? तो एग्जीक्यूशन बेस्ड हो
और ये सारी चीज़ें हों, इट इज़ इनफ। रेस्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी, कि लाइक क्या आप अकाउंटेबल रख रहे हो। अब मैं हर कोच के साथ जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेबल नहीं रह सकता, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। आई कॉन्ट बी अवेलेबल फॉर 200-300 पीपल पर्सनली, बट स्टिल मेरे माइंड में था कि मैं कोच करूँगा तो कंसल्ट करूँगा, कोच नहीं करूँगा, मैं कंसल्ट करूँगा 1-to-1 लेवल पे। अब वो कैसे हम कर पा रहे हैं? वी हैव मोर देन 6 बिजनेस कोचेस राइट नाउ, जिनको मैंने ट्रेन किया है। उन्हें पता है एग्जैक्टली किसको क्या अकाउंटेबल रखना है, कैसे एग्जीक्यूट कराना है। हफ्ते में 2 से 3 बार वो उन्हें कॉल करते हैं, डेली दे आर अवेलेबल फॉर देम विद इन 1 आवर। वंडरफुल। तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स, कि लाइक आप लोगों के लिए कितने पैशनेट हो, कितने ऑब्सेस्ड हो उनको रिजल्ट दिलवाने के लिए। इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड फॉर योर कस्टमर्स, कस्टमर विल पे यू एनी अमाउंट। अच्छा, कोचेस के पास अभी भी 2 ऑप्शन है। मैं नहीं कहूँगी फिजिकल मार्केट ख़त्म हो गया है। अगर आपको चूज़ करना हो तो आप कौन सा मेथड बेहतर समझते हैं, फिजिकल कोचिंग या डिजिटल, या फिर आपको लगता है कि एक लेवल तक दोनों ही ज़रूरी हैं? एक लेवल तक दोनों ही ज़रूरी है। इसका रीज़न है, फिजिकल कोचिंग जब हम करते हैं ना, हमारी अथॉरिटी और ज़्यादा रहती है अच्छा। एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। हम अगर लेट्स से पॉडकास्ट डिजिटली करते, उस लेवल पे अथॉरिटी नहीं रहती, उस लेवल पे शायद हम इसको कर भी ना पाते। तो फिजिकल कोचिंग से यू विल लर्न कि किस तरीके से लाइक पब्लिक स्पीकिंग करनी है, ऑडियंस के आगे प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को और बेटर वे में। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, हमने जो फिजिकल इवेंट किया था, हमारी उस फिजिकल इवेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वी वर एट लॉस। लेकिन उस फिज़िकल इवेंट से जो हमारी अथॉरिटी बनी, जो हमने वहाँ पे लाइव फोटोज़ वीडियोस वो सब हुए, उसकी वजह से हमारी कम से कम लाइक 40-50 लाख की सेल्स हो गई होंगी, सिर्फ उस रीज़न की वजह से। वंडरफुल। तो क्योंकि वो फिजिकल कनेक्ट बिल्ड हो पाया ना आपके हाँ, साथ। लोगों को जेन्युइन लोग दिखे ना। ऑनलाइन तो कुछ भी फेक बन सकता है, ट्रेनिंग कोई भी बैठ जाए, अब वॉल के आगे बैठ के वेबिनार करने लग जाए। और कहीं ना कहीं ये एक मेथड ऑफ ब्रांडिंग भी हो गया आपके लिए ना, कि exactly. अब वो आपको एज अ पर्सन भी जानते हैं और एज अ Right. ब्रांड रिकॉग्नाइज वैसे करेंगे भी कि भाई जानते हैं। फिजिकली तो आप अपने क्लोज्ड वन के साथ जो आप जिनको आप कोच कर रहे हो, उनके साथ आपका कनेक्शन भी बेटर हुआ, अथॉरिटी भी बनी, ब्रांडिंग भी बनी। ये 3 रीज़न है बस फिजिकल के लिए। स्केलेबिलिटी के लिए एनी टाइम ऑनलाइन इज़ बेस्ट। ओके, डिजिटल इज बेस्ट। ओके, ग्रेट। एक और क्यूरियस क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अगर कोई पर्सन है जो कोचिंग इंडस्ट्री में है और किस स्टेज पे उसे छोड़ देना चाहिए। ये बुरा क्वेश्चन है, बट मेरे माइंड में ये बहुत आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा स्ट्रगल करते रहते हैं, दे एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। कौन सा ऐसे 2-3 साइंस आपको दिखने लगे तो आपको छोड़ देना चाहिए, स्विच कर लो किसी दूसरे बिजनेस? पहली चीज़ तो, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको लग रहा है बहुत साल हो गए हैं, अब मैं अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, और ऑडियंस के भी पैसे वेस्ट हो रहे हैं। अब आपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप सेल तो कर लोगे, लेकिन वो कस्टमर्स कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपने उनके साथ टेक्निकली एक स्कैम ही करा है। तो पहली चीज़ तो वो देखो कि आपकी एनर्जी बिल्कुल जा चुकी है, तो यू शुड गो फॉर एनी अदर थिंग, राइट। या फिर आप अपने अंडर में कोचेस बिल्ड कर सकते हो, और आप एज अ बिजनेस ओनर बन चुके हो। अब आपने एग्जिट ले लिया बिजनेस से, लेकिन अपने अंडर में स्टिल पार्ट हो। अब कुछ भी नई चीज़ आ रही है, वो आप चेक करके अपने अंडर में जो कोचेस हैं उनको ट्रेन कर सकते हो कि वो आगे इस चीज़ को रन कर सके। तो अब देखो, 2 टाइप के ब्रांड होते हैं, एक होता है बिजनेस ब्रांड, एक होता है पर्सनल ब्रांड। तो आपने अब अपना बिजनेस ब्रांड बिल्ड कर दिया कि आपके फेस से नहीं सेल हो रहा कोर्स, आपने वहाँ से एग्जिट लिया, आपने एरिया ऑफ डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज लेके आए, जितने भी लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं, और आप उन्हें बस अपनी तरफ से कंसल्ट कर रहे हो, जैसे डेल कार्नेगी का। एग्जैक्टली। तो वो करा जा सकता है। दूसरी चीज़, उसको कभी कोच नहीं बनना चाहिए जो खुद नहीं सीख रहा। काफ़ी लोगों को लगता है आई एम गुड नाउ, मुझे सब आ चुका है। अगर आप उस स्टेट पे हो तो आप यहाँ पे अटक चुके हो। मार्केट जाती जा रही है आगे, अपग्रेड होते जा रहे हैं, जैसे AI टूल्स आ गए, GPT आ गया। बहुत सारे लोग सही टाइमिंग पे वो नहीं सीखते, एंड जब पूरा क्राउड आ जाता है वो तब सीखने लग जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, कि आप ओपन फॉर लर्निंग होने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, जस्ट लीव इट एंड बी अ बिजनेस ओनर इंस्टेड ऑफ जस्ट अ कोच। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लंबे समय तक एक इंडस्ट्री में हो तो एक टाइम होता है जब पिवट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार यंग प्लेयर्स आ जाते हैं, मार्केट डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे इट्स लाइक कि हर एक वेदर में हर तरह की चीज़ें ग्रो नहीं कर सकती, राइट। तो ये वैसा ही है कि अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो शिफ्ट करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव करना और सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस इतना, प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग इतना ब्रूटल नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत है, यहाँ आपको डेली रिजल्ट जनरेट करने हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको स्पीड में सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप वही चीज़ सिखा पाओगे जो आपने एग्जीक्यूट करी है। करेक्ट। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि कोचिंग एज अ कोच डेली सेल्स इंपॉर्टेंट होती है,
मगर वो सेल्स लाने के लिए मार्केटिंग भी। तो अगर एक कोच के लिए आपको इनिशियली डिसाइड करना हो कि सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सेल्स पे या मार्केटिंग पे, तो व्हाट यू सजेस्ट? सेल्स। रीज़न बीइंग, अगर मेरे पास, मैं मार्केट नहीं भी कर रहा लेकिन मेरे पास कोई पर्सन है जिससे मेरे को बात करनी है और मैं उसको अपनी कोचिंग सेल कर सकता हूँ, तो मेरे पास सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए फर्स्ट। मैं मार्केटिंग मान लो बहुत अच्छी सीख गया, मेरे को वीडियो बनाने आगे सब आ गया, लेकिन जब भी मैं किसी से 1-to-1 सेलिंग की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, तो रेवेन्यू तो नहीं आया ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लर्निंग सेल्स। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं वीडियो के सामने बहुत शाय था, मैं कैमरा में नहीं आता था, तो आई वॉज यूज टू जस्ट आई वॉज हैविंग माई फ़ोन, बस मैं डायल पैड पे कॉल करे जा रहा हूँ। दैट वॉज माई ओनली जॉब कि मैं कॉल पे अपनी वॉइस तो लेके आ सकता हूँ। आई कैंट बी विजिबल बट आई कैन बी ऑडिबल एटलीस्ट फॉर द ऑडियंस। एंड देन वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो वो गया build होगा हो गया। बात करते हैं। अभी तो आप सोशल मीडिया पे भी क्या धमाका आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन मुझे पूछना था, हाउ इम्पोर्टेंट Right. इट इज फॉर अ कोच और अ कंसल्टेंट और अ सर्विस प्रोवाइडर टू बिकम अ ब्रांड, टू डू देयर ब्रांडिंग, क्योंकि बुक भी ब्रांडिंग का एक पार्ट है। यू ऑल्सो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इन पर्सनल ब्रांडिंग। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ कम दिस हेल्प यू इन योर बिजनेस? सो मच, बिकॉज सोशल मीडिया, मैंने सिर्फ 2 मंथ के अंदर मेरे 10,000 कुछ फॉलोअर्स थे जो अपने आप हो गए थे लास्ट 1.5-2 साल के अंदर। तो 10,000 से 1,50,000 फॉलोअर्स हमारे सिर्फ 60 डेज़ के अंदर हुए हैं। ओह वंडरफुल। तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करता था, कभी पोस्ट करा कभी नहीं करा ऐसे, बट देन आई गॉट टू नो द पैटर्न। सोशल मीडिया ना इंस्टाग्राम फॉर्मेट्स में चल रहा है। लोगों को लगता है हम जैसे कोच है ना, हम वैल्यू देंगे लोगों को, बहुत ज़्यादा सिखाएंगे, 2 मिनट की वीडियो बना के वो चलेंगी, नहीं। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में या यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स पे काम करना है, किस टाइप के वीडियोस आपके चल रहे हैं। एंड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकता एंड ऑल, मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैक पर्दा लिया, बस ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, 500 रुपीज़ के अमेजोन से कोई भी ऑर्डर कर सकता है, उसके आगे खड़ा होकर मैंने वो वीडियोज़ बनाए सारे, और सारे वीडियोज़ वही वायरल Oh, है। very तो जस्ट टू प्रूव कि लाइक यू डोंट नीड गुड सेटअप Correct. टू गो वायरल, और सिर्फ इस फ़ोन से सारे वीडियोस बने हैं, नो कैमरा नथिंग, ओह सारे वीडियोस फ़ोन से बनाए हैं, कोई कैमरा यूज़ नहीं है, और वही सारे वायरल है। तो जिसको भी लगता है ना कि लाइक मैं एज अ कोच पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करूँ, एवरीथिंग, यू हैव योर कैमरा, यू हैव योर सिस्टम्स, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस। और आप और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो, मैंने देखा आप इवेंट्स में जाते हो, नेटवर्किंग भी करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करें तो आप ऑनलाइन ही अवेलेबल हो, आप फिजिकली भी लोगों से मिलते जुलते हो। Right. तो आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हो फॉर दिस। वंडरफुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चिराग, अगर कोच नहीं होते तो आज क्या करते होते? अगर मैं कोच नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही कर रहा होता। आई लव बिल्डिंग थिंग्स। मैंने ऑनेस्टली आपको बताता हूँ दीदी, मैंने जब से कोचिंग स्टार्ट करी है उसके बाद मैंने जब ब्रेक लिया अभी रिसेंटली, मैं 7 to 10 डेज़ के लिए आई वॉज ऑन वेकेशन, आई वॉज इन केरला। मैं कुछ नहीं कर रहा वहाँ, मैं आराम से बोट में लेटा हूँ, चारों तरफ मेरे को बस पानी दिख रहा है, एंड आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि हाँ, फ्रीडम के लिए तो काम कर रहा था, फ्रीडम है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे को वो हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही, Correct. वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ। तो मेरे को वहाँ समझ आया कि लाइक मेरे को ये फ्रीडम नहीं चाहिए, खाली मेरी फ्रीडम है कि लाइक मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोच ना होता तो, लेकिन मैं कुछ भी बिल्ड कर रहा होता, बिजनेस ओनर ही होता, मैं कुछ सेल ही कर रहा होता, Very nice. बिकॉज आई लव सेल्स, Very आई लव सेलिंग, बिकॉज उससे मुझे लगता है कि लाइक कहीं ना कहीं मेरी फाइनेंशियली और ओवरऑल जो इनर पीस है मेरे को वहाँ मिल रहा है। और मैंने यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन, बिकॉज जब सुष्मित ने इनिशियली आपसे बात की थी तब उन्हें हम लोगों को बहुत कुछ नहीं आता था, वी वर डूइंग थिंग्स। तो आई वॉज इन द बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ, मतलब मैं सेल्स नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद वो नॉलेज नहीं था, वॉट एवर इट वॉज। जब सुष्मित आया तो वो सिर्फ सेल्स ही लेकर आया हमारी कंपनी में, कुछ नहीं लेके आया। Right, sales. एक्सपीरियंस मेरे पास था, प्रोडक्ट मेरे पास था, सर्विस मेरे पास थी, काम मैं कर रही थी, टेस्टिमनीज थे, सब कुछ था, मेंटोर्स थे। वो आया तो उसे सिर्फ सेल्स करनी आती थी, और जब जितनी बार उसने आपसे बात की तो आपने उसको कंसल्ट किया मैनी टाइम्स, एंड टुडे वी आर एबल टू जनरेट 8 figures ऑफ रेवेन्यू हमने क्रॉस किया है। चिराग, यू आर अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट। Thank you so much. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, और मैं ये काइंड ऑफ टेस्टिमनी दे रही हूँ, बट यू आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस सक्सेस, बिकॉज इन एवरी कॉल यू समवेयर इनडायरेक्टली कंसल्टेड अस। Right. आपने उसको हायरिंग के बारे में बताया,
देन यू शेयर्ड कि कैसे हायरार्की सेट करना है, वी आर डूइंग एवरीथिंग। Okay. तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जिन्हें कंसल्ट कर रहे हो उन्हें ही, बट अराउंड यू यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव चेंज। एंड ट्रूथ एंड Really means a सोशल में lot. चिराग छाबड़ा इज अ मेंटोर Really means a lot. who Thank you so has much. guided It us, and really it's means a lot. absolutely true। क्योंकि you did not charge anything from us। हम तो एक client और एक vendor के relation से मिले थे, but it turned out to be good। So everyone who want to scale or grow their business, मैं एक service providing industry से हूँ। You can consult or talk to चिराग, he is fantastic। मतलब एक कंसल्टेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हम तो फॉर्चुनेट है कि Right. हम ऑलमोस्ट कई बार 10-15 बार हमसे बात हुई है। एवरी टाइम हर डिस्कशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के हमारे पास आए जिन्होंने हमें ये बताया कि अच्छा यहाँ कमी हो रही है, यू नो यू नॉट एबल टू सी दैट। Right. कोई बताता है तो अरे यार ये गलती तो हमसे भी हो रही है। सो दिस हैपेंड एंड इट हेल्प्ड इन डेवलपिंग नॉट जस्ट द हायरार्की बट ऑलमोस्ट पूरा, ऐसा नहीं कि सेल्स ही सीखा, पूरे बिजनेस में जो कमियां हो रही थी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल Thank you फॉर so much. Thank you so much. Really means a lot. एंड मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया हमें बातचीत करते हुए, बट इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल Same एंड here. मज़ा आया बहुत। एब्सोल्युटली एंड यू नो व्हाट, जब मैं बुक भी मेरा बुक का प्लान था, जब मैं बुक भी लिखने लगा था, तो मेरे माइंड में थॉट्स तो थे कि मेरे को ये नॉलेज देनी है, ऐसे देनी है, सब कुछ जम्बल्ड था, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे क्लटर्ड था माइंड में। समझ सकती लेकिन उसको सही फॉर्मेट में लेके आना, बुक की सही राइटिंग प्रोसेस को करवाना, उसके बाद उसकी सही पब्लिशिंग कराना, उसकी मार्केटिंग कराना, बिल्कुल एंड टू एंड जो मुझे सपोर्ट मिला ना, वो ट्रूथ एंड सोशल के अलावा कहीं नहीं मिल सकता था। आई एम रियली लाइक ब्लेस्ड कि आप लोग मेरी लाइफ में आए, जिसकी वजह से आज मेरी बुक अमेजोन की बेस्ट सेलिंग बुक भी बन पाई, एंड उसमें आप लोगों का आई कैन से लाइक सबसे ज़्यादा योगदान है। एंड इट्स अ जेन्युइन बेस्ट सेलर, यू नो। जब आपके ऑर्डर्स आ रहे थे ना, मेरे वेयर हाउस में पैकिंग मटेरियल खत्म हो गया था, ट्रस्ट मी। Right. कि इतने सारे ऑर्डर्स और अभी भी ऑर्डर्स आते रहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, आपने बुक पे मेहनत किया है ना, आपकी बुक के ना सेट में ऑर्डर्स आते हैं। कई बार कोई बंदा 3 बुक ऑर्डर कर रहा है, कोई 5 बुक ऑर्डर कर रहा है। Exactly. तो मैंने ये पैटर्न जब देखा, तो मेरे और भी कुछ एक बुक्स में जिन पे ऑथर्स ने अच्छे से काम किया है, वो बुक्स सेट में जाती हैं, क्योंकि लोग वैल्यू देना चाहते हैं। पीपल वॉन्ट टू शेयर दिस वैल्यू। लेकिन लोग कोचेज हो गए या जो भी और लोग बुक पे काम करें, वो अब ये हो गया ना, चैट जीपीटी राइट 150 पेज वहीं बुक से आ हो गई, जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए। Exactly. जो बुक सेल हो रही है वो बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। इतने ये सबसे ज़्यादा मुझे यही बेस्ट पार्ट लगा था जब मैंने आप लोगों के साथ वर्क करा था, कि लाइक मेरे पास थॉट्स थे, जीपीटी था, मैंने क्वेश्चन ही यही पूछा था आपसे सबसे पहले आगे कि मैंने बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस में बात करी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो जीपीटी वाली राइटिंग, मुझे मेरे थॉट्स चाहिए कि एक्सप्रेस हो पाए जेन्युइन। हाँ, जेन्युइनली। और फिर जब वो चीज़ आपने करवाई, फर्स्ट टाइम बुक आई, मैंने कहा ओके है बट बेटर कर सकते हैं इसको। तो वो चीज़ में मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, आपने कभी ये नहीं बोला आपकी टीम ने या आपने कि लाइक कि दोबारा हम नहीं करेंगे चेंज या कुछ भी। मेरे थॉट्स बिल्कुल जो मैं चाहता था वैसे ही एक्सप्रेस हुए हैं। आज कोई अगर इस बुक को पढ़ता है ना, वो मेरे को खुद बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो ये बातें मेरे को, आपकी वॉइस दिख रही है इसके अंदर। तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस। चिराग, ट्रूथ एंड सोशल आपकी टीम थी, आपकी टीम है और आपकी टीम रहेगी। whenever you need us we are always there because you always supported us। मतलब इनिशियल डेज से you have been a very big support system for us। तो यही तरीका होता है काम करने का, शायद इसी वैल्यू की हम अभी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, राइट? Exactly. So thank you so much, Chirag. Thank It you was so much. wonderful connecting with you at such a young age. You're just 23 years old and you're doing a lot of business. बहुत सारे business owners, coaches, consultants, they look up to you. और आप इतने सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कोचिंग बिजनेस में, कंसल्टिंग बिजनेस में, प्लीज़ चिराग से हेल्प लीजिए। मैं आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को टैग कर दूंगी, आपकी बुक का अमेजॉन लिंक भी डाल दूंगी। जो भी बिफोर टेकिंग हिज कोचिंग एंड कंसल्टेशन उन्हें और जानना चाहते हैं, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से वैल्यू मिलती है, देन दे कैन कम टू Exactly, राइट। बट आई एम 100% श्योर यू शुड कनेक्ट विद हिम एंड दिस, ये एक कनेक्शन आपके सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व कर देगा। सो थैंक यू सो मच Thank you so much for having me. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल। एंड आई होप दिस एपिसोड इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो ये एपिसोड सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो कोचिंग इंडस्ट्री में है, उन लोगों के लिए भी है जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार आप सिखाते हुए इंडस्ट्री में एंटर होते हैं और फिर आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। मैंने बहुत सारे कोचेस को, कंसल्टेंट्स को, ट्यूटर्स को, मेंटर्स को देखा है। फिजिक्स वाला, ही स्टार्टेड एज अ टीचर,
राइट एंड यू कैन सी विकास दिव्यकृति सर ही स्टार्टेड एज अ टीचर एंड आप देख सकते हैं खान सर मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट ही स्टार्टेड एज अ टीचर एंड आज एम्पायर देखिए। तो जब जेन्युइनली आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे उस काम को करना है, और अब चिराग जैसे लोग हैं जो सिस्टम सिखाते हैं आपको, जो कम्युनिटी डेवलप करना सिखाते हैं, बिजनेस डेवलप करना सिखाते हैं, जो सिखाते हैं कैसे जेन्युइनली आप लोगों की वैल्यू में ऐड लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पर बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। तो आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बरसाइएगा। चिराग से कोई सवाल हो, हमसे कोई सवाल हो, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं या कैसा लगा आपको ये एपिसोड, वो हमें ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं तब आप खुद भी ग्रो करते हैं और दूसरों की ग्रोथ का एक पार्ट बनते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। यस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, हमारे गेस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया। तो थैंक यू सो मच थैंक यू चिराग सो फॉर मच, हैविंग थैंक यू सो मच।